हेलो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग। जैसा कि अभी हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है 12वीं क्लास का डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और हम अभी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो पहला जो लेक्चर था उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अगर आपने किसी ने लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने गलती क्या की थी कि जो निकल आता है उसके नीचे कौन आता है, पैलेडियम आता है, और उस पैलेडियम के जस्ट नीचे कौन आता है, प्लेटिनम लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ जो निकल होता है वो निकल कौन से वर्ग में होता है, 10वें वर्ग के अंदर होता है। ठीक है, तो निकल के नीचे पैलेडियम आता है और पैलेडियम के नीचे कौन सा आता है उसी वर्ग में, प्लेटिनम आता है। जहां हमने क्या लिख दिया था गलती से, पीडी लिख दिया था, तो इसको अपन सुधार करना है। ठीक है, तो यहाँ निकल पड़े प्लेटिनम। ठीक है, अच्छा उससे आगे हमने यहाँ केवल पहला जो लेक्चर था उसमें हमने केवल और केवल बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है और उन्हें कौन कौन सी श्रेणियां वहां पे अपन डी ब्लॉक के अंदर स्टडी करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे, हमारे पास जो डी ब्लॉक होता है उनके सामान्य गुणधर्म प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो आज रहेगा वो क्या रहेगा, डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म, सुनना विधान से। आज हम जो चर्चा करेंगे सामान्य गुणधर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन कौन से गुणधर्म दर्शाते हैं, या हम डी ब्लॉक तत्वों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है। आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक जो होता है, देखो सोना चांदी प्लेटिनम सिल्वर ये सब किसके अंदर आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं। मतलब कौन सी प्रकृति होती है उनकी, धात्विक प्रकृति होती है। कौन सी होती है, धात्विक प्रकृति। आप सभी लोग जानते हैं धात्विक का मतलब क्या होता है, धातु हमेशा क्या होता है, सामान्यतः कठोर प्रकृति का होता है। मतलब वो मजबूत होता है, क्या होता है, मजबूत होता है, या फिर कैसा होता है, कठोर। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः कैसे होते हैं, धात्विक प्रकृति शो करते हैं, और वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। देखो जो भी धातु होती है, आप धातु की बात करते हैं तो धातु की नेचर क्या होती है, उसके अंदर चालन होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मतलब धातु जो होते हैं वो सामान्य क्या होते हैं, उष्मा का चालन करते हैं। तो उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं हमारे पास, से सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अच्छा, जिस भी किसी स्टूडेंट को स्पीड में प्रॉब्लम है ना, तेज बढ़ाने में, तो वो सोलो करके देख सकता है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स धात्विक प्रकृति के होते हैं, अर्थात तो वो कैसे होंगे, कठोर और मजबूत होते हैं। और उसके साथ ही क्या होते हैं, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मतलब हीट और करंट, उसमें और विद्युत क्या होते हैं हमारे पास, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम जो डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं, तो देखो आपने क्या कहा कि हमारे पास, अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्लेटिनम निकल जो होता है, प्लेटिनम जो होता है, पैलेडियम जो होता है, ये कुछ क्या होती है, निष्क्रिय या कम क्रियाशील धातु होती है। निष्क्रिय या फिर कम क्रियाशील धातु होते हैं। इनका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो आपने देखो पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजनीकरण जो विक्रिया होती है, अपचेन जो होता है, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है। उन सभी प्रोसेस के अंदर हम किसकी सरफेस काम में लेते हैं, या तो निकल धातु होता है उसको काम में लेते हैं, या प्लेटिनम या फिर या पैलेडियम धातु काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व कैसा गुणधर्म दर्शाते हैं, उत्प्रेरकी गुणधर्म दर्शाते हैं। कैसा होता है, उत्प्रेरकी, कैटालिटिक नेचर होती है उनकी। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धात्विक होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, ये उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। समझना आप ध्यान से, पहले डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व। जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है उनको सेकंड लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व हमने क्या किया, इनको कहा था वे डी ब्लॉक तत्व है जिनके क्या होता है, n-1 डी उपकोष, मतलब जो आंतरिक उपकोष होता है उसके अंदर क्या मिले हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनना, संक्रमण तत्व में क्या कहा था कि वे तत्व है जो अपनी मूल अवस्था के अंदर या फिर अपनी किसी भी आयनिक अवस्था के अंदर n-1 डी उपकोष के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर किसी डी ब्लॉक के पास होगा
हमें पूरा समझना है, ना कि रटना। हमने क्या कहा कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी डी कक्षक के पास होगा, तो समझना थोड़ा ध्यान से, कुछ इस तरीके से मैं शो करता हूं डी ब्लॉक। डी के पास 5 कक्षक होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये जो डी ब्लॉक होते हैं ना, ये डी ब्लॉक की कक्षक या डी कक्षक होते हैं, वो क्या होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डी कक्षक, और ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, समान ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं, समान ऊर्जा वाले, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से 2 या 3 चीजें अपन पढ़ते हैं क्या, कि अगर मैं इसको देखो रफ कर रहा हूं, अगर मैंने कहा किसी किसी भी डी ब्लॉक के तत्व के पास, चाहे वो अपनी आयनिक अवस्था के अंदर हो, चाहे वो अपनी मूल अवस्था के अंदर हो, अगर क्या उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो देखो एक तो क्या करता है, रंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रंग दर्शाता है। रंग दर्शाने का मतलब उसकी नेचर कैसी होती है, कलर्ड होती है, रंगीन आयन होता हो, ठीक है। तो रंग कब दर्शाएगा, जब उसके पास क्या होगा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज सुनना, हमने कहा कि डी ब्लॉक तत्व के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। नेचर कैसी होती है उसकी, अनुचुंबकीय। और इस अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। देखो एक बात और समझना, जब अगर कोई परमाणु जो है वो रंगीन है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो रंग दर्शाएगा। अब रंग दर्शा सकता है किसके कारण, एक तो हमारे पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, या फिर क्या बोलते हैं, डीडी संक्रमण। अपन आगे बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल के अंदर कि डीडी संक्रमण क्या होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः क्या होता है, रंगीन यौगिक बनाते हैं, किसके कारण, डीडी संक्रमण के कारण बनाते हैं। दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन एवं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। क्या हुआ कि डी ब्लॉक के तत्व डीडी संक्रमण के कारण सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, या फिर क्या कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन एवं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। उससे आगे हम बात करते हैं, ये हमारे पास अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म है। क्या होता है, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्व अगर धातु होते हैं तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सामान्यतः उच्च होता है। तो हम क्या कहेंगे हमारे पास कि डी ब्लॉक के तत्वों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्ट करना, और कवथन गलनांक और कवथनांक सब क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं, ठीक है। देखना भी, आपने कहा कि डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक ज्यादा है, उसका कारण क्या होता है, ऐसे समझना आप कि ये हमारे पास कोई धातु है और ये दूसरा धातु है, तो दो धातु परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनता है, धात्विक बंध बनता है। क्या बनता है, धात्विक बंध। मैंने कहा ये ए धातु मेटल है और ये बी मेटल है, और धातु बंध के अंदर क्या होता है, दो परमाणु आपस में एक दूसरे के कॉर्नर को टच किए, स्पर्श किए रहते हैं। तो जब इन दो परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध बनता है, तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, हमने क्या कहा कि धातुओं के अंदर जब धात्विक बंध बनता है तो एक परमाणु की सरफेस होती है, जो किनारा होता है, वो दूसरे परमाणु के किनारे को टच किए रहता है, ऐसे रहता है कुछ, ये होता है मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध, ठीक है। ये परमाणु और ये परमाणु दोनों आपस में क्या कर रखे हैं, एक दूसरे के कॉर्नर को टच किए हुए। तो धात्विक बंध जब बनता है, तो देखो धात्विक बंध जितना ज्यादा प्रबल होगा, धात्विक बंध अगर ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसका गलनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। भैया अगर अपने दो मेटल के एटम को या किसी दो धातु के परमाणुओं के अंदर धात्विक बंध की बात कर रहे हैं, तो धात्विक बंध जब बनता है तो क्या होता है, वो अगर जितना ज्यादा प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा, कठिन होगा, तो उसका गलनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कुछ इस तरीके से समझो, मैंने कहा कि धातु परमाणु आपस में बंध बना रहे हैं, दो अलग अलग धातु परमाणु, तो वो जो होता है कौन सा होता है, अंतरा परमाणविक बंध हो गया, अंतरा परमाणविक धात्विक बंध। तो अंतरा परमाणु धात्विक बंध जितना ज्यादा प्रबल होगा, उसका गलनांक क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। सीधा सा एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया।
अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें तो हम क्या कहते हैं कि जब भी परमाणु, धातु परमाणु या डी ब्लॉक का तत्व धात्विक बंध बनाता है तो होता क्या है, अपन डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, NS 1 से 2 और N-1 D1 से लेकर 10 तक, ये पढ़ते हैं ना। तो जब ये धात्विक बंध बनता है तो धात्विक बंध में होता क्या है भाई, बंध कौन बनाएगा? एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजक, तो मतलब क्या हो गया, दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ये बात है ना। तो हम यहाँ पे कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे होगा कौन बंध के अंदर, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अपन आयनिक बंध की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इसी प्रकार जब धात्विक बंध की बात करेंगे तो कौन भाग लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन कौन से भाग लेते हैं, तो देखो होता क्या है कि जब अंतरा परमाणविक धात्विक बंध बनता है तो उसमें NS इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते ही है, लेकिन उसके साथ कौन भाग लेता है, N-1D इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस बंध निर्माण में NS के साथ साथ, मतलब S कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गया ना। अब होता क्या है, यहाँ पे NS में जितने इलेक्ट्रॉन भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सॉरी, तो हम क्या कहेंगे कि धात्विक बंध निर्माण के दौरान NS इलेक्ट्रॉनों के अलावा N-1D इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में भाग लेते हैं, जिसे अंतर परमाणु धात्विक बंध क्या होता है, उतना ही प्रबल होता है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो क्या होता है कि अंतर परमाणु धात्विक बंध के निर्माण के दौरान NS इलेक्ट्रॉनों के या NS कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ N-1D इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में बंध निर्माण में भाग लेने के कारण क्या होता है, धात्विक बंध प्रबल होता है, अर्थात उनका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन भाग कौन से लेते हैं भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका धात्विक बंध उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा, मतलब उसका गलनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो पॉइंट समझ में आ गया ना। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि डी ब्लॉक के तत्व का गलनांक अधिक होने का कारण क्या है, समझाइए, तो आप क्या कहोगे कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर, अगर अपन सीधा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर धात्विक बंध निर्माण होने के कारण या धात्विक बंध प्रबल होने के कारण उनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना है तो हम क्या कहेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व जब अंतर परमाणु धात्विक बंध का निर्माण करते हैं तो उसमें NS इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ N-1D या आंतरिक उपकोष, आंतरिक द्वि उपकोष के इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में भाग लेते हैं, जिसे धात्विक बंध प्रबल होता है या बनने वाला धात्विक बंध प्रबल होने के कारण उनको तोड़ना कठिन होता है, अर्थात गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। और धात्विक बंध निर्माण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी धात्विक बंध क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, धात्विक बंध जो होता है उस धात्विक बंध में कौन भाग लेता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आप लोग इनको 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, 11th क्लास के अंदर मेटेलिक बॉन्ड आप पढ़ते हैं तो वहां पे अपन बताते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट आपने ये नाम सुना होगा, मिश्र धातु, है ना। तो आप जब भी पीतल की बात करते हैं, पीतल होता है ना घरों के अंदर, पीतल, पहले पीतलों के बर्तन काम में लेते थे ना, तो पीतल जो होता है वो पीतल किससे बनता है, पीतल कोई धातु थोड़ी है, नहीं। पीतल में क्या होता है, अपन ने कॉपर को मिलाया है और जिंक को मिलाया है, कॉपर और जिंक को मिलाया है। तो यहाँ कॉपर और जिंक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, पीतल बना रहे हैं। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, सॉरी, जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर किसी का निर्माण करते हैं, किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, मिश्र धातु या अलॉय होता है। और आपको पता होगा कि मिश्र धातु जो होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता क्या होती है, ज्यादा होती है। इनका सब कुछ ज्यादा होता है, आघात वर्जनीयता ज्यादा होती है। जैसे क्या क्या हुआ कि अगर मान लो कि कॉपर के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, और जिंक के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है पहले तो, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या आ गई, मिक्स होगी ना। मतलब जो पहले जो आपके पास गलनांक था इनका, उनसे क्या हो जाएगा, गलनांक ज्यादा होगा और इनकी तन्यता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया
कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः आपस में मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं जिनका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी ट्विस्ट आने वाला है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने क्या कहा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। डिटेल के अंदर अपन आगे स्टडी करेंगे कि जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। और वहां पे अपन बताएंगे कि ऑक्सीकरण अंक जो होता है उसमें कैसे ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। रफली आइडिया दे देता हूँ। डी ब्लॉक का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लेते हैं, एक तो NS लिखते हैं, उसके क्या लेते हैं N-1D, ठीक है ना। ये तो बाह्यतम कोष हो गया NS वाला, और उसके अंदर कौन सा है ये N-1D है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने के दौरान पहले इसके अंदर आते हैं NS के अंदर, उसके बाद इसमें जाते हैं। भाई लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ जाता है, सोचो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। आपने कहा था भैया जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में अगर डी में घुस गया मतलब भैया डी ब्लॉक का होगा, एस में घुस गया तो एस ब्लॉक का होगा, और पी में घुस गया तो पी ब्लॉक का होगा। लेकिन डिपेंड क्या है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट में कहाँ जाता है, डी के पास जाता है। अब ये NS का ऊर्जा लेवल है और ये N-1D का ऊर्जा लेवल है, ये दोनों अलग अलग ऊर्जा के होते हैं। तो होता क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर ये दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम। तो ऊर्जा अंतर कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम के आ जाएगा, इधर वाला इधर, आपस में क्या कर सकते हैं, ये परिवर्तन अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा, अपन आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, ये शो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। अच्छा एक बात और बताना, आपने कहा कि डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक के अंदर देखो किसी भी आवर्त सारणी की अगर अपन बात करते हैं तो आवर्त होते हैं और क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो वर्ग में तो अपन कहाँ बात करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, और आवर्त में कहाँ करते हैं अपन, बाएं से दाएं करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इनके अंदर हम किसकी बात करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर हम किसकी बात करते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के अंदर क्या होती है, क्षैतिज समानता होती है। कौन सी होती है, क्षैतिज समानता। इस क्षैतिज समानता का मतलब क्या होता है, अगर अपन डी ब्लॉक तत्वों में देखो ये होता है क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर, तो डी ब्लॉक के तत्वों में अगर अपन क्षैतिज या आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इनके अंदर क्या होती है, सामान्यतः समानता देखने को मिलती है। चलो एक दो पॉइंट और होता है। आपने डी ब्लॉक तत्व होते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं रही। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म होते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। अभी तक आपने केवल और केवल डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म पढ़े थे और सामान्य गुणधर्म में हमने सारी बातें कर ली है। अब हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट। हाँ भाई, अब हम क्या बात करेंगे कि जो डी ब्लॉक होता है, देखो आवर्त सारणी सभी को आती है, ठीक है। और आवर्त सारणी में अपन सब लोग पढ़ते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, ये सब हम पढ़ते हैं ना। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार से करने वाले हैं। क्या होगा, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म, प्रॉपर्टीज या सामान्य प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स जो होते हैं, है ना, ट्रेंडिंग जो होती है बाएं से दाएं ऊपर से नीचे। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणविक त्रिज्या जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। चलो बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। सब लोग जानते हैं परमाणु क्या होता है, केंद्र के अंदर नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, अपन जिन्हें कोष बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोष के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है उसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारे पास परमाणुवीय त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी या नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, हमारे पास परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस
कहलाती है। होता क्या है, जब अपन क्या करते हैं आवर्त में चलते हैं, देखो नॉर्मली क्या करते हैं अपन जब आवर्त में चलते हैं तो आवर्त में भैया क्या होता है, देखो ध्यान देना कि जब भी अपन आवर्त में चलेंगे तो आवर्त में क्या देखते हैं अपन, जेड इफेक्टिव देखते हैं। क्या देखते हैं, जेड इफेक्टिव। 11वीं क्लास पीरियोडिक टेबल सब लोग जानते हैं क्या होता है जेड इफेक्टिव, फिर भी अपन एक लेक्चर बना देंगे इसके ऊपर पूरा। जेड इफेक्टिव को अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी अपन एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है हमारे पास, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा कि ये कोई कंपनी है, इस परमाणु को मैंने क्या मान लिया, कंपनी है। कंपनी का ये बीच में कौन बैठा है, बोस बैठा हुआ है। कौन है कंपनी का, ये मालिक है बोस, और ये कोई कर्मचारी है। क्या है, कर्मचारी। ठीक है, अब ये जो मालिक है इस कर्मचारी को बोलता है कि भैया तुझे घूमना पड़ेगा, और घूमने के मैं तुझे क्या कितना देता हूं, मान लेते हैं इसने कहा कि मैं तुझे 1 रुपए देता हूं, है ना, छोटी छोटी बात करते हैं बेसिकली। तो ये बॉस इस कर्मचारी को 1 रुपए देने की बात करता है कि आप अगर कंपनी में घूमते रहोगे, आप काम करते रहोगे तो तुम्हें 1 रुपए मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो कर्मचारी है वो कर्मचारी के साथ कौन होते हैं, दूसरे कर्मचारी भी होते हैं। क्या आते हैं, दूसरे कर्मचारी भी होते हैं। तो अगर कर्मचारी सीधा बोस से जाकर मिलता तो वो उसे कितना रुपए दे रहा था, 1 रुपए। अगर कर्मचारी सीधा बोस से जाकर मिलता तो क्या मिल रहा था उसको, 1 रुपए मिल रहा था। लेकिन कर्मचारी ने किससे बात की, दूसरे कर्मचारियों से बात की। तो दूसरे कर्मचारी, देखो बॉस की क्या लिमिट है, इसने कह रखा है कि जो भी आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा, जो भी आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर ये कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के थ्रू इस कंपनी में काम करता है तो ये क्या कर देंगे, मान लेते हैं कि ये जो है, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही दोनों एक दूसरे, तो एक जैसे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये बोस क्या चाहिए, इसको तो कर्मचारी चाहिए, तो ये बोस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित। तो अब समझना कि ये बोस से अगर सीधा जाकर मिलता तो बोस इलेक्ट्रॉन को 1 रुपए से खींच रहा है। कितने से, 1 रुपए से। शर्त क्या है कि बोस जो भी कर्मचारी आएगा उसको 1 रुपए देगा। लेकिन ये जो कर्मचारी आया वो कर्मचारी अपने साथियों की जानकारी की वजह से आया, तो ये कर्मचारी क्या करेंगे, अब ये भी कर्मचारी और ये भी कर्मचारी आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रो रिपल्सन हो रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षित करने के दौरान क्या होंगे, ये 25 पैसे खा जाएंगे। मान लो कितने खा गए, 25 पैसे। तो इस बोस के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगना था, 1 रुपए का। कितना लग रहा है, अब 1 में से कितना कम हो गया, 25 कम हो गया, मतलब इसके पास कुल कितना आएगा, 0.75 आएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक का परमाणु बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो वो क्या होगा, इसका प्रतिकर्षण, तो वो कम हो जाएगा, और वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव। खींचना चाहिए था 1 रुपए से, कितने से आ रहा है, ये 0.75 से आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभावी आकर्षण, वो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या होगा, पास जाएगा, और पास जाने का मतलब क्या होगा, आकार क्या हो जाएगा, परमाणु का छोटा हो जाएगा। ये ट्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास कि जब भी किसी आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ क्या होता है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है। ये सामान्यतः अपन चर्चा करते हैं। लेकिन अब अगर अपन बात करें किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, किसके अंदर बात करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, देखो डी ब्लॉक में हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, 3D श्रेणी की बात कर लेते हैं। इसकी 3D श्रेणी की देखना भाई, क्या होती है 3D श्रेणी, शक्तिमान करो मन, फिर कोई नहीं कहेगा क्या, कॉपर जिंक। देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ध्यान से समझना। सामान्यतः क्या होता है, अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कहां चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ परमाणु का आकार छोटा होता है। लेकिन अगर डी ब्लॉक की बात करें तो स्कैंडियम से लेकर अपन चले
और स्कैंडियम से वेनेडियम तक अगर अपन जाते हैं तो ध्यान से सुनना, यहाँ 2 फैक्टर एप्लीकेबल होते हैं, 2 कारक एप्लीकेबल होते हैं। आपने कहा बाएं से दाएं गए तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने के साथ साथ सिग्मा जो होता है, जिसे आपने प्रतिकर्षण नाम दिया था, परिरक्षण प्रभाव जिसे बोलते हैं, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। इन दोनों की बढ़ने के दौरान बाजी कौन मार जाता है, जेड इफेक्टिव। ये बोला कि भैया मैं भी बढ़ूंगा और ये बोलता है मैं बढ़ूंगा, तो दोनों में कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन जीत कौन गया, जेड इफेक्टिव जीत गया। मतलब कौन जीत गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा से ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अपन पर बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान प्रेरक्षण प्रभाव से ज्यादा होने के कारण आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। क्या होती है, कम। तो स्कैंडियम छोटा, उसके बाद ये होगा। तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर, या पहले क्या होता है, 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु का परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखो यहां क्या होता है, देखो पहले अपन ट्रेंड्स की बात करते हैं, फिक्स की। तो यहां देखो मैग्नीज से आगे, यहां अगर अपन बात करें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, क्या बात करते हैं, देखो इधर देखना, यहां अगर अपन बात करें आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो आप क्या करें कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, हमारे पास घट रही है। लेकिन इस आयरन, कोबाल्ट और निकल की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। क्या काम ने यहाँ पे, आयरन, कोबाल्ट और निकल की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। और लगभग समान होने का मतलब क्या होगा कि 2 इफेक्टर थे, जेड इफेक्टिव बोला भैया मैं भी बढ़ूंगा, और इसका पड़ोसी कौन, सिग्मा बोला मैं भी बढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा क्या होते हैं, आपस में बराबर बढ़ते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़े हुए परिरक्षण प्रभाव को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसका मतलब इनका आकार क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, लगभग समान होगी। क्या होगी, लगभग समान। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल का परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। सबसे लास्ट के अंदर चलते हैं, यहां कौन बाजी मार जाता है, 2 इफेक्टर थे, जेड इफेक्टिव और सिग्मा, लेकिन यहां बाजी कौन मार जाता है, सिग्मा मार जाता है। कारण समझना, अगर आप समझ रहे हैं तो बाएं से दाएं चलने पर भैया क्या बढ़ रहा है, n-1d जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंतरिक कोश में बढ़ने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाता है। और यहाँ इतना बढ़ जाता है कि वो सिग्मा बढ़ जाता है, किससे, जेड इफेक्टिव से। इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो क्या होता है, देखो ट्रेंड्स क्या हुआ कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु का आकार कम होता है। क्यों, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव की तुलना में क्या होता है, अधिक होने के कारण। फिर बाद में क्या होता है, लगभग परमाणु का आकार सामान्य बराबर होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव को संतुलित कर देता है। और अंत के अंदर परमाणु का आकार बढ़ जाता है, इसके कारण परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान से बढ़ने के कारण या अधिक होने के कारण। तो ये बात करते हैं हम किसकी, 3D श्रेणी की। और यहाँ क्या होता है कुछ ऐसा होता है ना, ये मैग्नीज होता है ना, इसकी त्रिज्या क्या होती है, इससे ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है। ये ट्रेंड किस तरीके से होता है। तो आप क्या कहोगे कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु का आकार कम होता है, उसके बाद समान होता है, और लास्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, कैसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये बात की आपने बाएं से दाएं चलने की। अब भैया कहाँ चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे कहाँ चलते हैं भैया, सब लोग जानते हैं वर्ग के अंदर चलते हैं, ग्रुप के अंदर कहाँ चलते हैं, वर्ग में, ठीक है। अब वर्ग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ऊपर कौन सी आती है, 3D श्रेणी, उसके बाद कौन आती है, 4D श्रेणी, और सबसे लास्ट में कौन आती है, 5D श्रेणी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे आप वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो 3D श्रेणी के बाद 4D, 4D के बाद कौन आता है, 5D आता है। देखो सामान्यतः क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ी, कोषों की
संख्या बढ़ी, भैया कोषों की संख्या बढ़ गई, कमरे बढ़ गए तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोषों की संख्या बढ़ी, इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु की त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, बढ़ जाएगी। तो 3D से बड़ा कौन, 4D। ठीक है, अब 4D के बाद कौन आता है, 5D श्रेणी आती है। तो 4D और 5D श्रेणी का आकार अगर कोई पूछे क्या होगा, तो हमारे दिमाग में क्या है, ऊपर सीढ़ी से जाने पर सामान्यतः कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो भैया मैंने क्या कहा कि 4D से बड़ा कौन होना चाहिए, 5D होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि 3D आती है कौन से आवर्त में, भैया चौथे आवर्त में, 4D किस में आती है, 5वें आवर्त में, और 5D कौन सी आती है, छठे आवर्त में। याद करो छठे आवर्त में कौन आ जाता है, लेंथेनाइड। कौन आता है, लेंथेनाइड। कितने आते हैं, 14 तत्व है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए वहां पे, 14 आ गए। और 14 इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होता है वहां पे, संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचन। मतलब इनका परमाणविक आकार लगभग समान होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि हम क्या कहते हैं। देखो अभी बात करेंगे अपन। तो 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का लगभग आकार क्या होता है, या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, समान। प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा कि भैया लेंथेनाइड आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, आकार को छोटा कर दिया। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। तो आपने क्या कहा, 3D से बड़े आकार किसका होता है, 4D श्रेणी का। लेकिन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, कारण क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन। ये तो कॉन्सेप्ट था। पर्सन कुछ ऐसे आ गया कि बताओ भैया जिरकोनियम क्या है हमारे पास, ZR को अपन बोलते हैं जिरकोनियम। बताओ भैया जिरकोनियम और एक होता है हफ, HF मतलब होफनियम। क्या होता है, होफनियम। कि जिरकोनियम और होफनियम की परमाणुविक त्रिज्या में संबंध बताइए। जिरकोनियम और होफनियम की परमाणु त्रिज्या में संबंध बताइए, कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन हम क्या कहते हैं, भैया जिरकोनियम आता है 4D श्रेणी में और होफनियम आता है 5D श्रेणी में। तो आकार क्या होगा, लगभग समान होगा। आंसर लेंथेनाइड संकुचन। तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कि जिरकोनियम और होफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होने का कारण क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इनमें संबंध क्या होता है, परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है, कारण क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमने चर्चा की परमाणुवीय त्रिज्या की। पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं अपन। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूट नहीं रहा है, सीधी की सीधी लाइन आपको नहीं बताई जा रही है। आप अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आप इसको पढ़ करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस भी अगर आप करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब परमाणुवीय त्रिज्या के बाद क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट और बात कर लेते हैं किसकी, आयनिक त्रिज्या। सब लोग जानते हैं भाई आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, धनायन जो होता है उसका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है किसे, मूल परमाणु से। और जो ऋणायन होता है उसका परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है किससे, उसके मूल परमाणु से, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनों की त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या। अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, आयनन ऊर्जा। कौन सा पढ़ते हैं, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बोलो या आयनन एंथैल्पी बोलो या IE बोलो या IP बोलो, ठीक है, सारे इसी के नाम है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी होती क्या है। 11वीं क्लास याद करो, परमाणु होता है भैया, परमाणु के चारों ओर कोष होते हैं, उन कोष के अंदर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नाभिक अपना आकर्षण लगाता है। ठीक है, इस आकर्षण को तोड़ना है, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। हमने कहा इलेक्ट्रॉन आजा आजा, लेकिन आएगा कब ये, जब क्या मिलेगी उसको, ऊर्जा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक से बंधा हुआ है आकर्षण से। अब इस बंध को तोड़ना है तो क्या करनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि किसी भी, अगर कोई बात करें यहाँ तो किसकी बात करते हैं अपन, गैसीय विलगित परमाणु की बात करते हैं। गैसीय स्टेट में जो विलगित परमाणु होता है, आइसोलेटेड, उसकी बात करते हैं। तो किसी भी गैसीय परमाणु की या किसी भी मूल अवस्था में उपस्थित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसको निकालेंगे अपन, बाहर वाले को। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सॉरी बाहर निकालने के लिए क्या करना है आपको, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैसे 11वीं का पॉइंट है ये। हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु के
या किसी भी गैसीय अवस्था में उपस्थित मूल परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो भैया आयनन ऊर्जा जो होती है, देखो आपने कहा जेड इफेक्टिव क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, या परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर परमाणु का नाभिक का प्रभावी आकर्षण जो होता है वो क्या होता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मान अगर बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ अट्रैक्शन क्या होगा? आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आना चाहेगा, और अगर पास आया तो बंद क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे परबल बनेगा आपस में, अट्रैक्शन फोर्स परबल है तो बंद भी क्या है? परबल है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भैया, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर। कौन से इलेक्ट्रॉन को? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा का मान क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा होगा। मतलब क्या सीधा सा है कि अगर अपन आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो आयनन ऊर्जा होती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो सामान्य ट्रेंड क्या होता है? नॉर्मली क्या कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कहते हैं? आवर्त में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ साथ आयनन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ये सामान्य फैक्टर की बात करते हैं। अगर अपन बात करें डी ब्लॉक की 3D श्रेणी की, तो 3D श्रेणी में क्या होता है? लगभग अगर अपन बात 3D श्रेणी की अगर अपन आयनन ऊर्जा की बात करें तो उसमें ट्रेंड क्या होता है? नॉर्मली होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह क्या होता है? वेरिएबल होता है। मतलब क्या है कि अगर अपन नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो प्रथम जो आयनन एंथैल्पी होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसका मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है। क्या कहेंगे अपन? सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है। तो ये बात है किसकी? आयनन ऊर्जा की, बाएं से दाएं जाने पर। इतना ही हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, अच्छा सिलेबस के अंदर, सॉरी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्रोमियम और जो कॉपर होते हैं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। क्रोमियम एवं कॉपर के द्वितीय आयनन विभव, उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। और वो क्यों होता है? प्रश्न क्या हमारे पास है कि क्रोमियम और कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होता है, और क्यों? तो देखो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वो क्या है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो उस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं और समझते हैं अपन लास्ट में कि क्रोमियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग जानते हैं, आर्गन लिखते हैं 18, उसके बाद क्या होता है? 4s2 या 3d5 और 4s1। कॉपर जो होता है इसका 29 होता है। क्या लिखते हो अपन? आर्गन और 3d10 और 4s1, ये होता है ना। अब देखो इस क्रोमियम और कॉपर का क्या होता है? असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल होता है। अपन सामान्यतः लिखते हैं वो नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो क्रोमियम होता है, अगर उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रथम इलेक्ट्रॉन, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप ऊर्जा देंगे वो क्या हो जाएगी? आयनन एनर्जी हो जाएगी। कौन सी वाली? प्रथम वाली। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? सब जानते हैं, बाह्यतम कोश से। तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचा यहाँ पे? 3d5 और 4s में कितना है? 0। ठीक है, अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो कौन सा निकाल रहे हो आप? इसे दूसरा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए ऊर्जा दोगे आप, वो कौन सी होगी? आयनन ऊर्जा होगी। कौन सी वाली? सेकंड वाली। ठीक है, तो यहां भी इस तरीके से होगा कि अगर आप यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3d10 और 4s क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? आयनन ऊर्जा प्रथम। अगर आप इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? आयनन ऊर्जा सेकंड। अब समझो बात को ध्यान से। मैंने कहा क्रोमियम जो होता है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो विन्यास आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास होता है। कौन सा होता है? अर्धपूरित विन्यास। और कॉपर के अंदर क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो विन्यास आता है वो क्या होता है? पूर्ण पूरित विन्यास होता है।
क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है। अब होता क्या है कि अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर ये स्टेबल होंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा, और आसान नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना। हमने क्या कहा कि अगर आप इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें अर्धपूरित विन्यास होता है क्रोमियम के अंदर, और कॉपर के अंदर क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास। तो हम क्या कहेंगे कि क्रोमियम और कॉपर में से प्रथम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं तो क्रोमियम का अर्धपूरित विन्यास एवं कॉपर का पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण वो अधिक स्थायी होते हैं, अतः उनसे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना आसान नहीं होता। अर्थात इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने के लिए या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि द्वितीय आयन ऊर्जा का मान क्या होगा इनके लिए, ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य नॉर्मल प्रॉपर्टीज की आपने बात की। उसके अलावा हमने परमाणु त्रिज्या के अंदर जो ट्रेंड होता है बाएं दाएं ऊपर नीचे, और आयन ऊर्जा की हमने बात की। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है, अच्छा एक छोटे सी पॉइंट आपको बता देता हूँ कंपटीशन के लेवल से, कि अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 3D 4D और 5D, जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ना चाहिए, ये है ना। आपने क्या कहा कि 3D से ज्यादा होती है 4D, और 4D के बराबर किसका होता है आकार, 5D का। ये तो आकार की बात कर रहे हैं। अगर आप किसकी बात करें, आयनन ऊर्जा की, तो आयनन ऊर्जा भी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार पर निर्भर करती है। आकार बढ़ा, आयनन ऊर्जा घट जाती है। तो 3D से ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है, 3D से ज्यादा, सॉरी 3D की ज्यादा होती है किससे, 4D से, और 4D और 5D में ज्यादा किसकी होती है, 5D की होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, ऊपर से नीचे के देखो आकार बढ़ा, तो आकार बढ़ा तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद दोनों का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि 5D की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये कंपटीशन के लिए है, रफली देख लिया हमने। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अच्छी बात है, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।